नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मानसी झा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। एक बार फिर से आप सभी के बीच में हम आ लौटे हैं अपनी खास पेशकश के माध्यम से आपको बताएंगे कि जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से जो विरोध किया जा रहा था अब उस पर फुल स्टॉप लग गया है। तो वहीं आपको जानकारी देंगे कि अयोध्या राम मंदिर में किस तरीके से सुचारू रूप से दर्शन किए जा रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर स्तब्ध करने वाले वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो बिना किसी देरी के बाद से शुरुआत करते हैं अहम खबरों की। तो वही जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बीच जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि पूर्व मंत्री जो रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा जो है देश के पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा है। तो वही आपको बता दें, इस्तीफा देने के थोड़ी ही देर बाद शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को जो है अतिरिक्त प्रभार के रूप में दे दिया गया है। बिल्कुल, और देखिए इसमें जानकारी यह भी है कि प्रधान के इस्तीफे के बाद राजधानी दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट। देखते हैं क्या कुछ खास रहा। मंत्र पर कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा। इस्तीफा देने के थोड़ी ही देर बाद शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में दे दिया गया। प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बीजेपी और एनडीए के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तक उनसे मिलने पहुंचे। नेताओं ने उनसे मुलाकात कर आगे की रणनीति और उनके योगदान को लेकर चर्चा की। प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी और एनडीए की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुनिए। प्रधान जी का इस्तीफा कहीं ना कहीं उन्होंने युवाओं के भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके बारे में सोच करके ये कदम उठाया और ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के मुद्दे वो अलग थे और ये आपने पूरा प्रोटेस्ट देखा। मैंने इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि मैं खुद एक ऑब्जर्वेंट थी इस पूरे मामले में और मैं ये देखना चाह रही थी किस प्रकार से ये प्रोटेस्ट इवॉल्व हो रहा है और अब पूरे भारतवासियों ने ये चीज़ देखा और इसकी चर्चा भी हो रही है। इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने किसी दबाव में नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विद्यार्थी परिषद से यहाँ तक आए हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन किया। कैसे गुरुकुल परंपरा स्टार्ट होगी, उसका कैसे बोर्ड होगा, किस तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, यूनिवर्सिटी में किस तरह से लोगों के अपॉइंटमेंट होंगे और परीक्षा पद्धति कैसे ठीक होगी, इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत ही ज़्यादा जो है दिन रात मेहनत किया। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और एक्स पर बहुत ही भावुक पत्र को अपलोड किया है। उन्होंने कहा कि नीट की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था उन्होंने उसकी नैतिक जिम्मेवारी ली थी। दोबारा नीट हुआ, सक्सेसफुली हुआ, लाखों लोग क्वालिफाई किए, लेकिन जब विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा था और विपक्ष से ज़्यादा बड़ा मुद्दा था कि हजारों हजार छात्र जो थे वो अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और उनको गलत हाथों में जाने से रोकना जरूरी था। तो धर्मेंद्र प्रधान जी पर कोई प्रेशर नहीं था। उन्होंने स्वेच्छा से बड़ा हृदय दिखाते हुए देश हित में, छात्रों के हित में, विद्यार्थियों के हित में इस्तीफा दिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा आज दे दिया है और लगातार 25-26 दिनों से कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन जंतर मंतर में चल रहा है। सरकार का कहना ऐसा था कि इस्तीफा दे देना ये नहीं है, तो उसके लिए मतलब अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मतलब वहाँ अनदेखी की थी। और समाज में ऐसी कोई व्यक्तियाँ है जो मतलब भ्रष्टाचार करके पूरे देश को बदनाम करते हैं और इसीलिए मतलब जो नीट एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ था तो ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। बहुत बड़ा ऐसे प्रकार होते रहते हैं। हाँ, जो देश की स्थिति बनी, जो दिल्ली की स्थिति थी, उसके कारण आज स्वेच्छा से आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। लेकिन उनका जो शिक्षा के क्षेत्र में काम रहा, नई शिक्षा नीति बनाने में जो उनका योगदान रहा, ये अपने आप में अविस्मरणीय है। लेकिन विदेशी ताकतें एक तरह से सक्रिय हो रही थी और भी कई ताकतें सक्रिय हो रही थी, इसलिए उन्होंने आज शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिया है। उनके उज्जवल भविष्य की हम बहुत शुभकामना करते हैं।
इस्तीफे से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की थी। इसमें उन्होंने लिखा कि वे पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार से जुड़े मुद्दों के लिए काम करते आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब राजनीतिक गलियारों में आगे की जिम्मेदारियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो मानसी, लगातार देखिए ये जो विवाद है वो गर्माता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से ये प्रोटेस्ट किया गया, लगभग 36 दिनों तक ये प्रोटेस्ट जो है वो चला था, और जिसके बाद कहीं ना कहीं युवाओं की जीत इसे माना जा रहा है, क्योंकि आखिरकार जो उनकी अहम मांग थी, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो उनकी थी वो अब पूरी हो चुकी है। प्रहलाद जोशी को ये पूरा कार्यभार जो है वो सौंप दिया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी अब सोचने वाली बात यह है कि प्रहलाद जोशी को यह कार्यभार जो है वो सौंपा गया है, ये बड़ी जिम्मेदारी उनको हस्तांतरित की गई है, लेकिन उनके पास पहले से ही 2 मंत्रालय हैं और इस बीच एक और मंत्रालय आने से अब उनका कार्यभार तो बढ़ ही जाएगा। लेकिन एक जिस तरीके से आपको बताएं कि शिक्षा को लेकर तमाम सवाल जो है वो युवा उठा रहे हैं, इसी बीच में यह फैसला लिया जाना कितना अहम साबित होगा ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं निकिता ये साफ तौर पर देखने को मिल ही रहा है कि लगातार जिस तरीके से नीट पेपर में हम लोगों ने देखा, ये पहली बार कोई ये इस तरीके से धांधली नहीं देखी गई है, इससे पहले भी इस तरीके के मामले देखने को मिले हैं और वही इसको लेकर के लगातार जो है प्रोटेस्ट भी देखा गया जंतर मंतर पे। अब की बार जो विपक्ष पूरी तरीके से अड़ते हुए नजर आए, युवा तो कर ही रहे थे प्रदर्शन, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं राजनीति होती हुई भी नजर आई। उसके बाद जो उन लोगों की मांगे थी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मांग पूरी करी है। बिल्कुल मानसी, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए इस्तीफा हो गया है और जिसके बाद जो तमाम मांगे थी कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से, उनके फाउंडर दीपके की ओर से, उनको मान लिया गया है और इसके बाद अब बड़ा फैसला जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिया गया कि प्रहलाद जोशी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि उनके पास पहले से 2 मंत्रालय? बिल्कुल, प्रहलाद जोशी को नई जिम्मेदारी दी गई है और जैसे ही उन्हें जिम्मेदारी मिली उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की और उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब हम पे भरोसा किया तो उनके भरोसे पर हम खरे उतरेंगे। शिक्षा प्रणाली जो देश की है उसे बेहतर बनाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के तौर पर जो पॉलिसी उन्होंने बनाई थी शिक्षा में सुधार को लेकर, उस सुधार पर हम बेहतर काम करेंगे। हालांकि प्रहलाद जोशी के पास पहले से ही 2 विभाग थे और लगातार अपने विभाग में बेहतर काम कर रहे हैं और लगातार उनकी विभागों की तारीफ भी होती है। अब ऐसे में जब शिक्षा विभाग उन्हें मिला है तो क्योंकि देखिए शिक्षा विभाग ऐसा मंत्रालय है जो देश भर में पेपर को लेकर जो चर्चाएं होती है और लगातार जो छात्र हैं वो जिस तरह से शिक्षा मंत्रालय पर सवाल खड़ा करते हैं और कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर सबसे अहम जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि दिल्ली के लीक मामला को लेकर जिस तरह से शिक्षा मंत्रालय घिरते हुए जा रहा तो कहीं ना कहीं अब प्रहलाद जोशी के लिए चैलेंज का विषय है और वो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो शिक्षा मंत्रालय उन्हें मिला है तो वो कितना बेहतर काम करते हैं। प्रधानमंत्री जो चाहते हैं उनके इस फैसले पर वो कितना खरा उतरेंगे तो वो भविष्य की चीज है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों ने जो आंदोलन किया बीजेपी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसमें लगभग महीने दिन से ऊपर हो गए थे और लगातार राजधानी के दिल्ली के साथ साथ कई प्रदेशों में इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिले थे। अब ऐसे में अब प्रहलाद जोशी का जो दायित्व है सबसे बड़ा हो गया है और शिक्षा की नई प्रणाली को कैसे बेहतर सुधार सकते हैं, पॉलिसी में वो क्या डेवलप कर सकते हैं, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल अरविंद, क्योंकि देखो अभी जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है, प्रहलाद जोशी को जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया है, लेकिन पहले से ही 2 मंत्रालय तो है उनके साथ, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो भी जिम्मेदारी उस समय दी गई है जब ये बड़ा माहौल गरमाया हुआ देखने को मिल रहा, तो ये जो इतना बड़ा जो जिम्मेदारी दी गई, कितना इसमें साबित खड़े हो पाएंगे शिक्षा मंत्री जो है? देखिए जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी है पत्रकारों के सामने, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब हमें यह दायित्व मिला है उस दायित्व को हम बेहतर पूरा करेंगे और प्रधानमंत्री के हर सपने को हम पूरा करेंगे। जो शिक्षा को लेकर सरकार जो पॉलिसी बनाएगी या सरकार पॉलिसी बनाने में हम बेहतर काम करेंगे और भविष्य के जो बच्चे हैं उन्हें आगे भविष्य में किसी भी तरह की कोई भी पेपर में लीक न हो, उस पर हम बेहतर काम करेंगे, नई कानून भी लाएंगे। अब तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, उस एक्सेप्ट पर अपना कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि छात्रों की जो प्रदर्शन है इस प्रदर्शन को देखते हुए सरकार अब तो सतर्क भी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रहा था, सरकार के खिलाफ छात्र जा रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं देश भर में जो भी पेपरें होंगी
उस पेपर बेहतर हो, बेहतर रिजल्ट निकले और जो बच्चे हैं उनका नौकरी में हो या फिर अन्य एडमिशन में हो, कॉलेज में एडमिशन को लेकर वो बिल्कुल अरविंद, अब देखने वाली बात होगी कि नई शिक्षा प्रणाली के तहत क्या कुछ चेंजेस जो है वो अब देखने को मिलते हैं। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मानसी, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अब जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री को बदला गया है, क्या कुछ प्रणाली जो है वो अपनाई जाती है, किस तरीके से और भी ठोस कदम उठाए जाते हैं और किस तरीके से जो छात्रों का भरोसा है उसे वापस बनाया जाता है, ये सब जो है अब देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी से देश के नौजवानों से माफी मांगने की साफ तौर पर मांग की है। बिल्कुल, देखिए उनका यह भी कहना है कि जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर है केंद्र सरकार पर, और जहां छात्रों के खिलाफ इस हिंसा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए, विपक्ष की ओर से लगातार यह बात कही जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधान के इस्तीफे के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के नौजवानों से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। छात्रों के खिलाफ इस हिंसा के लिए पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने साफ साफ कहा कि जिन पुलिस वालों ने छात्रों को पीटा है उन्हें सजा मिले और ये भी दिखे कि उन पुलिस वालों को इसलिए सजा मिल रही है। The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister. राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए आरएसएस को दीमक तक कह दिया और साफ भाषा में कहा कि शिक्षा व्यवस्था को खराब करने के पीछे आरएसएस ही है। आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर, अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया है। तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं, बट देखते हैं। राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब आई जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका था और कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान भी कर दिया था। बहरहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म तो हो गया है, लेकिन राहुल गांधी पीएम मोदी की ओर से माफी मांगने की डिमांड पर अड़े हुए हैं। तो आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सभी मांगे सरकार ने मान ली हैं, और जहां केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया है कि अब छात्र जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, और कॉकरोच जनता पार्टी की 3 मांगे थी जिसे मानकर सरकार ने जो पूरी तरीके से मान लिया है। दिल्ली में जो लगातार जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वही कौन सी क्लब में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार ने मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और कॉकरोच जनता पार्टी के जो आशुतोष जो है उनके सौरभ दास के साथ जो है साफ तौर पर अब जंतर मंतर पर जो छात्र प्रदर्शन नहीं करेंगे, इस पर कहीं ना कहीं निकिता जो है चर्चाएं हो चुकी है, ऐलान उन्होंने कर दिया है। और इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट, दिखाते हैं दर्शकों को। आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तमाम मांगे सरकार ने मान ली है। केंद्र सरकार और सीजेपी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है कि अब छात्र जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की 3 मांगे थी, जिसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा,
प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेना और हर हाल में नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की जा रही थी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार में मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी के आशुतोष रांका और सौरभ दास ने साफ साफ कहा कि अब जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन नहीं करेंगे। कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस that will be given to them। 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने अपील की कि वो अपना प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान ली गई। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट और देश भर में छात्रों की नाराजगी के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले शुक्रवार को भी एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त किए गए थे और बीते 2 दिनों से खुद पीएम मोदी वीडियो संदेश के जरिए छात्रों की मांगों पर उन्हें भरोसा देते दिख रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को लेकर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सरकार की ओर से नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया गया है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के लिए लिए गए निर्णय के बाद अब सोमवार को संसद में संबंधित बिल पेश किए जाने की बात कही गई है। तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर साफ तौर पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि नकल माफिया इन दलों की विरासत रहे हैं। पार्टी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि नए कानून के लोगों के बाद से परीक्षा में धांधली करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और नकल माफिया पर प्रभावी अंकुश लगेंगे। बिल्कुल, और देखिए इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी।
कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। नीट की परीक्षा को एक समय सीमा के अंदर करवा करके छात्रों का साल भर खराब न हो, इसके लिए एक समय सीमा पे परिणाम भी दे दिया। ये सच था कि नीट की पहली परीक्षा में लीकेज हुए थे, प्रश्न पत्र लीक कराए थे कुछ माफियाओं ने, उनकी गिरफ्तारी हुई। और कल आपने देखा होगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो थी एनटीए के 37 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उन्हें सजा होगी। ये छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके मोदी जी के द्वारा ले गए वे कड़े कदम हैं, उठाए गए वे कड़े कदम हैं। जिन छात्रों के जीवन, जिन छात्रों का उज्जवल भविष्य पर इस देश का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। तो निकिता, बात कर लेते हैं अयोध्या के राम मंदिर की, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य धीरेन्द्र दास महाराज ने मंदिर की व्यवस्था और चल रही गतिविधियों को लेकर के जो है जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर में लगातार जो है लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और रोजाना की जो है पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा और परंपरा के साथ जो है ये सुचारू रूप से जारी है। ठीक है, और बिल्कुल आपको बताते चलें कि मानसी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि मंदिर परिसर में जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा और व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं धीरेन्द्र दास महाराज ने नई गठित एसआईटी जांच को लेकर भी प्रतिक्रिया साझा की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनाते हैं आपको। आपको जानकारी देते चले कि मंदिर में सुचारू तरीके से दर्शन चल रहे हैं और जहां ट्रस्ट की ओर से मंदिर की व्यवस्थाओं को सुचारू रखने और बेहतर जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर भी श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं देने की लगातार इस पर ध्यान भी केंद्रित किया जा रहा है। तो जिस तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट का यह जो मामला था वो पूरे तरीके से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। नए ट्रस्ट को गठित किया गया है और जिसके बाद वहां जो तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम ट्रस्ट के अधिकारी मौजूद हैं, उनकी ओर से बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि इस समय तो सुचारू रूप से श्रद्धालुओं की ओर से दर्शन किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और वही बात करते हैं निकिता सावन की शुरुआत के साथ जो है उत्तर प्रदेश पूरी तरह शिवमय होने जा रहा है। प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जो है अब अंतिम चरण में पहुंचती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अगले एक महीने तक जो है बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के बीच जो है लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर रवाना होंगे। बिल्कुल, और देखिए कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी ओर से दिशा निर्देश दिए गए, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। अब से कुछ ही दिन बाद एक महीना बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ गूंजेगा। जी हाँ, सावन जो आ रहा है शिव भक्तों के लिए ये पूरा महीना विशेष है और भक्ति में लीन रहने वाला भी। इसी महीने में कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। शिव भक्त अलग अलग शिव मंदिरों में जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। यूपी में खास तौर पर कांवड़ियों का काफी ख्याल रखा जाता है क्योंकि सीएम योगी खुद कांवड़ यात्रा और उसके रूट की मॉनिटरिंग करते हैं। इसलिए यूपी के कई जिलों में कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें कांवड़ यात्रियों के लिए मार्ग, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था जैसी जरूरी बातें हैं। आप कुछ जिलों के प्रशासन के अधिकारियों को सुनिए कि वो तैयारियों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं।
3 से 3.5 लाख कांवड़ियों का इस बार अनुमानित है कि वो लोग जनपद में आएंगे और उसके हिसाब से अपना व्यापन करेंगे। इसको देखते हुए विभिन्न विभागों की समन्वय बैठक आयोजित की जा चुकी है। जितनी भी व्यवस्थाएं होनी है, मार्गों की मरम्मत से लेकर के लाइटिंग का, पेयजल व्यवस्था का, शिविरों के आसपास सफाई का, शिविरों के अंदर उनको फायर सेफ्टी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, रूट पे पड़ने वाले होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट की फूड डिपार्टमेंट के माध्यम से चेकिंग कराने का वो सारे निर्देश दे दिए गए हैं। काम चल भी रहा है, सभी अधिकारी अपनी अपनी जगह निरीक्षण कर रहे हैं। टोटल 85 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं पूरे कांवड़ यात्रा के मार्ग पे। उनको अपने अपने ड्यूटी पॉइंट बता दिए गए हैं और उनका अपना भ्रमण लगातार चल रहा है। उम्मीद है कि इस बार भी शकुंतल तरीके से कांवड़ यात्रा कराएंगे। देखिए 30 तारीख से सावन का महीना लगने वाला है। इसको लेकर व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए। संपूर्ण जिले को 3 जोन, 8 सेक्टर और 56 सब सेक्टर में बांटा गया है। इसके अलावा हमारी फायर टेंडर की गाड़ियां लगी हुई है। हमको फ्लड पीएससी भी मिली हुई है जो कि बिड़हर घाट पे उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त पीएससी बल मिला हुआ है। इनको भी विभिन्न स्थानों पर समय के अनुसार लगाया गया है। खासकर सोमवार के दिन रात्रि से ही इसमें व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। अभी जो परिवहन विभाग की तरफ से निर्देश हैं वो हमने अभी जो हमारी मूल तैयारी जो हमने की है उसमें सभी यूनियन जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, चाहे बसेस से रिलेटेड है या और गाड़ी वाले हैं, उन सबसे हमने बैठक करी है। उसमें सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी ये ना देखा जाए कि जो प्रोहिबिटेड रूट्स हैं या जो डाइवर्जन प्लान है उसके अगेंस्ट कोई चल रहा है। तो सबको यही प्रेरित किया जा रहा है कि ये एक उत्सव का माहौल है, इसमें सभी लोग अपना सहयोग करें और जो शासन और प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए जा रहे हैं स्पेशली ट्रैफिक प्लान और रूट डाइवर्जन को लेकर, उसी को सभी लोग फॉलो करें। आज मेरे द्वारा और अपने डीएम साहब के साथ हम लोगों ने शिकोहाबाद वाला रूट देखा है, जिसमें हमारे जो कांवड़ यात्री हैं तो जाने के लिए और आने के लिए भी यही रूट यूज़ किया जाएगा। उसमें जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएँ हैं, कहाँ डाइवर्जन प्लान होना है, उसका ऑलरेडी हम लोगों ने लेआउट तैयार कर लिया है और ये जल्दी ही सभी लोगों से साझा भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो स्थायी अस्थायी चौकियाँ कहाँ बननी है उसके बारे में भी हम लोगों ने पूछे हैं वो पॉइंट। और जो मीटिंग्स हैं, जो रूट में जितने भी प्रधान हैं, पार्षद हैं, उनके माध्यम से ये भी जानकारी ली जा रही है। यहाँ के जो लोकल लोग जाएंगे उनकी भी हम लोग सूचना संकलन कर रहे हैं और उनसे भी हम लोग मीटिंग थाना स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसके साथ वार्ता एक बार हो जाए। डीजे संचालकों के साथ में सबको नोटिस इनको दे दिए गए हैं। बहरहाल सावन की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा का शुभारंभ भी होने वाला है। प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा, ट्रैफिक, चिकित्सा, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और सफाई को लेकर विभागीय बैठकें लगातार हो रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक कर रहे हैं और कांवड़ियों को किसी तरह की तकलीफ न हो इसके लिए अच्छी व्यवस्था के निर्देश भी दे चुके हैं। अब से कुछ ही दिन बाद 1 महीना। संवाददाता मेरठ से अली मेहंदी जुड़ चुके हैं। अली मेहंदी, ये बताइए, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लगातार जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मेरठ में क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कांवड़ यात्रा की तैयारी जो है बिल्कुल अपनी अंतिम चरण पर हो गई है। मेरठ में लगातार जो तैयारी है, चाहे वो सुरक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, चाहे वो रोडवेज बस से संबंधित हो, सभी तैयारी लगभग पूर्ण हो गई है। क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही यूपी पुलिस के डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों ही कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ पहुंचे थे। उन्होंने समीक्षा बैठक की थी। लगातार दिशा निर्देश अधिकारियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। कांवड़ की जो तैयारी है वो मुख्यमंत्री के जितने भी निर्देश हैं वो सब पूर्ण करके किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें मेरठ की, तो मेरठ एक सेंटर पॉइंट है, क्योंकि मेरठ से निकलते हुए लाखों शिव भक्त यहाँ से गुजरते हैं, जिसमें हरियाणा, दिल्ली और अलग अलग राज्यों के शिव भक्त यहाँ से निकलते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी से ही शिव भक्त निकलने शुरू हो गए हैं। लगातार जो पुलिस की मीटिंग है, ब्रीफिंग है, वो लगातार हो गई है। जितनी भी सुरक्षा है, चाहे सीसीटीवी की बात करें, पैरा कमांडो की बात करें, एटीएस की बात करें और अन्य जो विभाग हैं, वो सब अपनी तैयारी में लग गए हैं। जी बिल्कुल अली, देखिए एक और अहम जो समस्या सामने आती है सावन के दौरान, वो है रूट डाइवर्जन के बाद जो ट्रैफिक जाम की व्यवस्था होती है, उसको लेकर जो लोग हैं, यात्री हैं, उन्हें खासा तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस बार का रूट डाइवर्जन का क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ नया या फिर क्या कुछ स्पेशल इस बार किया जा रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं, जो रूट डाइवर्जन की बात है, प्रशासन ने बिल्कुल सही बताया है कि गंगा एक्सप्रेसवे और मेरठ दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है,
वो पूरी तरह से लोगों के लिए खुला रहेगा, वहाँ कोई भी कांवड़िया नहीं चलेगा। उसके अलग जितने भी मार्ग हैं उनको सबको डायवर्जन किया गया है। हमारी अभी जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं रोडवेज के, उनसे बात हुई है, उन्होंने बताया कि शहर के साथ साथ अन्य अलग जगहों पर भी स्थायी बस अड्डे बनाए जाएंगे, जहाँ से जो कांवड़िए हरिद्वार जाने वाले हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लगभग मेरठ से 120 बसों का संचालन किया जाएगा जो मेरठ से हरिद्वार के लिए चलेंगी, और इसके अलावा हापुड़ से भी कम से कम 100 बसों का संचालन किया गया है, क्योंकि मेरठ जो एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ से बिल्कुल अली, कहीं ना कहीं अगर मेरठ की बात की जाए, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है सावन कांवड़ यात्रा को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद अली हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं निकिता ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सावन माह की जो शुरुआत होने वाली है, प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और देखिए सावन की जो शुरुआत है वो आने वाली 30 तारीख से होने वाली है, और ऐसे में प्रशासन जहाँ पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है, तो वहीं मौसम विभाग को लेकर भी तमाम हिदायतें जारी की गई हैं, क्योंकि मानसी जिस तरीके से सावन की शुरुआत होती है, बारिश का दौर शुरू हो जाता है, और इसको लेकर भी ड्रेनेज सिस्टम के समेत आपको यह भी जानकारी देते चले कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त लगातार किया जा रहा है, फिर चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर उत्तराखंड की बात हो। तो सावन कांवड़ यात्रा 2026 को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए पूरे तरीके से उत्तराखंड पुलिस पूरे तरीके से इस समय तैयार है, और जहां हरिद्वार के रोशनाबाद में स्थित पुलिस लाइन में भी एडीजी वी मेरुगेशन की ओर से भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेला ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और जवानों को ब्रीफिंग की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांवड़ यात्रा का उद्देश्य जो है श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। बाहर से आने वाले लाखों शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधाएं जो है ना हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को जो विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही स्थानीय नागरिकों को भी परेशानी ना हो, इसके लिए जो है ट्रैफिक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की जो है पुख्ता इंतजाम व्यवस्थाएं भी जो है कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं प्रशासन। बिल्कुल, और देखिए डीजीपी ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे कानून व्यवस्था का पालन करें, हुड़दंग ना करें, तो वहीं किसी भी प्रकार के हथियार, त्रिशूल या फिर प्रतिबंधित सामान के साथ यात्रा में शामिल ना हो। आईजी गढ़वाल आनंद स्वरूप का साफ तौर पर कहना है कि मेला ड्यूटी में तैनात सभी अधिकारियों और बाहर से आई फोर्सेस को भी विस्तृत ब्रीफिंग लगातार दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की पूरी तरह से प्राथमिकता कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुगम बनाना है, जबकि घाटों की सुरक्षा के लिए भी जल पुलिस सहित विशेष टीमें लगातार तैनात रहेंगी। सेंसिटाइज कराया जो मौजूदा हालत पे हमारा यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, सभी गाँव जो आ रहे हैं वो सब कुशल अपना गत्ते में पूछे, और हमारी जो लोकल के लोग हैं उन्हें भी परेशानी ना हो, इस संबंध में हमने विस्तृत से हमारे जो फोर्स के हमारे ऑफिसर्स ने ब्रीफ किया, मैंने भी ब्रीफ। तो वही बात करते हैं अगली खबर की। बता दें चंदौली में बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी जो है प्रमोद नोटियाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आरोपी की जो है रिमांड और जमानत दोनों अर्जियां जो है खारिज कर दी है। अब प्रमोद नोटियाल को 6 अगस्त तक जो है दोबारा से पुरसारी जेल में ही जो है कहीं ना कहीं निकिता रहना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए चमोली का यह पूरा मामला है, और जहां मामले की जांच कर रही एसआईटी लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है, तो वहीं मंदिर में तैनात कर्मचारियों से पूछताछ भी लगातार की जा रही है। जांच एजेंसियां मामले से जुड़े तथ्यों, लेन देन और अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है, और जहाँ कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को राहत नहीं मिल सकी है, तो वहीं एसआईटी अब मामले में शामिल अन्य लोगों और घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जाँच भी कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह ने का देर रात जो है हार्ट अटैक से जो है निधन हो गया। उनके निधन से जो है प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर जो है पूरी तरीके से दौड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए हीरा सिंह बिष्ट लंबे समय तक कांग्रेस संगठन तो वहीं राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश तो वहीं उत्तराखंड सरकार में भी कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि जन सरोकारों से भी जुड़े नेता के रूप में उनकी पहचान पूरे प्रदेश भर, विशेषकर की देहरादून में बेहद ही मजबूत रही है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने, विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने में भी अहम भूमिका निभाई।
मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विभिन्न राजनीतिक दलों ने उनके निधन पर जो है गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे उत्तराखंड की राजनीति के लिए जो है बेहद दुखद बताया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां ग्रेटर नोएडा की ओर आपको लेके चलते हैं, जहां एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झंझोर कर रख दिया है। आपको जानकारी दे दें कि कलाधाम सोसाइटी के अंदर खोदे गए गहरे गड्ढे में गिरने से 6 साल के मासूम अव्यान की दर्दनाक मौत हो गई है। और वही बताया ये भी जा रहा है कि सोसाइटी परिसर में करीब 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा जो है ये खुला हुआ था, जिससे खेलते समय जो है बच्चा उसमें गिर गया। हादसे के बाद से जो है परिवार में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ नजर आ रहा है, तो वही सोसाइटी के लोगों में भी जो है डर और नाराजगी का कहीं ना कहीं माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और देखिए आरोप यह भी है कि गड्ढे की सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम नहीं किए गए थे और जिसके कारण यह बड़ा हादसा हुआ। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको जानकारी यह भी देते चले कि नॉलेज पार्क में थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। तो वहीं एसडीएम और पुलिस अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। हादसे के बाद प्राधिकरण की लापरवाही पर भी अब तमाम सवाल उठते जा रहे हैं। तो देखिए मानसी, जिस तरीके से बारिश का दौर लगातार जारी है, ऐसे में ग्रेटर नोएडा से आने वाली यह जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही स्तब्ध करने वाली हैं और जिसने भी इस हादसे के बारे में जाना, हर कोई इस हादसे को देखने के बाद स्तब्ध रह गया है। अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही संज्ञान में आया कि तहसील सदर के थाना नॉलेज पार्क के अंतर्गत इस कलाधाम सोसाइटी में एक 6 वर्षीय बच्चे की, जिसका कि नाम अव्यान बताया गया है, डूबने से मृत्यु हुई है, तो तत्काल मौके पर आया हूँ। यहाँ पर सोसाइटी के स्थानीय निवासी उपस्थित हैं। उनके द्वारा बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर एक बोरिंग का कार्य कराया जा रहा था, जिसमें कुछ बच्चे पास में खेल रहे थे, जिसमें अव्यान अपने साथियों के साथ यहाँ पर आया और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर कोई भी सुरक्षात्मक उपाय नहीं थे, तो वहाँ पर उसके डूबने से डेथ हो गई। अव्यान के पिता श्री शिवान यादव शिक्षक हैं और उनके परिवार में यहाँ पर उनकी पत्नी और एक और बच्चा है, तो दोनों लोग अभी अस्पताल में हैं। हम लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौके पर हैं और इस संबंध में पूरी रिपोर्ट जल्दी ही उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। नाम प्रांजल है और घटना हुई है ये कलाधाम सोसाइटी नॉलेज पार्क 2 और ये घटना स्थल है। यहाँ से ही बच्चा निकला। क्या हादसा हुआ? एक्चुअली मैं अपनी गाड़ी धो रहा था, मेरा A20 सामने घर है, तो यहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे थे। तो ऐसा बच्चे का कहना है कि वो एक लकड़ी उठा रहा था, तब वो उठाते उठाते गिर गया। अब वो भागते भागते मेरे पास आया, उसने बोला कि बच्चा डूब गया और मेरे को समझ नहीं आया बच्चा डूबेगा तो डूबेगा कहाँ, लेकिन फिर भी मैं उसके पीछे पीछे भागा क्योंकि बच्चा ऐसे मजाक नहीं कर सकता। आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे डूब गया और मेरे को लगा कि यहाँ पे डूब सकता है। फिर बाकी और भी लोग आए, मैंने सबको फ़ोन करा, बुलाया, कोशिश करी, 3 लोग अंदर कूदे, वो भी सोसाइटी के ही थे सारे के। तो देखिए ग्रेटर नोएडा से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, मां से हर किसी ने इसे स्तब्ध कर दिया है, क्योंकि आगे आने वाले समय में सावन की भी शुरुआत होने वाली है और इससे पहले ये दर्दनाक हादसा यानी कि कहीं ना कहीं कई तरीके के सवाल खड़े करता है, ना केवल प्रशासन पर बल्कि सुरक्षा इंतजामों पर भी तमाम सवालों को खड़े कर रहा है। क्योंकि इस पूरे मामले में मां से देखा जाए तो जो 6 साल का मासूम अव्यन है वो अचानक से उस गड्ढे में गिर जाता है। और यही बात अगर हम आगे देखें कि सावन की शुरुआत होने वाली है, बारिश का दौर रहेगा, कई जगहों पर जल भराव भी हो जाता है और ऐसे में यदि ये खुले गड्ढे इसी तरीके से रहते हैं तो ये आगे और भी हादसों को न्योता देख सकते हैं। लेकिन निकिता, सवाल ये है कि आखिर ये गड्ढा को किसने खोदा? प्रशासन कहा था, कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही जो है इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो 6 साल का मासूम बच्चा जो है आज हम सभी के बीच नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं प्रशासन मौके पर तो पहुंच जाता है, लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आखिर किस तरीके से इस तरीके के हादसों को रोका जा सकता है और इन हादसों को न्योता आखिर किस तरीके से देने से रोका जा सकता है। क्योंकि खुले गड्ढे कहीं ना कहीं इस
तरह के हादसों को अपने आप में ही न्योता देते हैं। और यह जो हादसा सामने आया है, नोएडा से ये तस्वीरें देखने को मिली है और जिसके बाद से परिवार का तो रो रो कर बुरा हाल है ही। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे। उन्होंने अव्यान के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भी आगे भेज दिया है। लेकिन एक मासूम जो है वो मौत के गाल में समा गया। आखिर इसके लिए जिम्मेदार क्यों है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। और अब इसमें देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासनिक तौर पर क्या कोई इसमें बड़ा फैसला लिया जाता है ताकि कोई और अव्यान जो है मौत के मुंह में ना समाए। क्योंकि लगातार जो है कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले जो निकिता बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब आज ग्रेटर नोएडा से मामले, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था गाजियाबाद में भी इस तरीके के मामले नजर आ रहे थे। लगातार जो सवाल यही है कि प्रशासन की आखिरकार आंखें कब खुलेगी, प्रशासन कब जागरूक होगा, प्रशासन कब इस तरीके पर काम करेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एसडीएम और पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच के लिए इसमें फैसला दे दिया है, तो वहीं पोस्टमार्टम के लिए भी शव को भेज दिया गया है। और अब से कुछ ही देरी के बाद वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही इस मासूम के शव को परिवार को भी सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो ये निकिता बात कर लेते दिल्ली की, जहां दिल्ली के बसंतकुंज इलाके में जो है एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें जो है अमेरिका से हाई एजुकेशन प्राप्त कर रहे 20 वर्षीय छात्रा की जो है मौत हो गई है। और ये पूरा हादसा जो है उस समय हुआ है जब छात्र अपनी महिला मित्र के साथ कार से जा रहा था। बिल्कुल, और देखिए नांगला देवद क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है और जहां फिसलन भरी सड़क के कारण कार सड़क पर नीचे नाले में जा गिरी और जहां कार पूरे तरीके से पलट गई। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और जहां उपचार के दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लगातार दिल्ली सरकार की पोल खोल रहे हैं। लापरवाह सिस्टम के आगे जान की कीमत नाम मात्र की रह गई है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें अमेरिका में हाई एजुकेशन प्राप्त कर रहे 20 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब छात्र अपनी महिला मित्र के साथ कार से जा रहा था और नांगल देवत क्षेत्र के पास एक तीखे मोड़ पर वाहन से नियंत्रण खो बैठा। फिसलन भरी सड़क के कारण कार सड़क से नीचे नाले में जा गिरी और पलट गई। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सिस्टम की लापरवाही ने छात्र की जान ले ली। नांगल देवत में घटना ये जैसे कल 24 तारीख की सुबह मॉर्निंग 5:30 और 6 बजे के आसपास की बात है। मैं यहाँ से जा रहा था और यहाँ पे रेगुलर घटना होती रहती है। कल 3 बच्चे थे, लगभग उनकी आयु 20 से 25 साल के आसपास थी। तीनों बच्चे यहाँ से जा रहे थे और यहाँ पे एक ओपन जो है नाला है, ये हमेशा यहाँ पे दुर्घटना का क्षेत्र बना हुआ है और ये डीडीए की जिम्मेदारी है। बार बार यहाँ दुर्घटना होती रहती है। हमने बार बार डीडीए को बोला गया है, उनसे भी मीटिंग होती रहती है, इसको कवर कीजिए। यहाँ पे 2-3 बार पहले भी दुर्घटना होती थी। कल 3 बच्चे यहाँ पे इसके अंदर फंस चुके, नाले के अंदर। इसमें पानी है, गंदा पानी है, सीवर का पानी है, डलता है यहाँ पे। और उसमें से 2 बच्चे निकल गए, एक लड़की थी, एक लड़का। और एक लड़का जो था, जो ड्राइव कर रहा था, वो बेचारा इस गंदे नाले की वजह से, ओपन की वजह से लड़के का एक्सपायर हो चुका कल वो। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक 24 जुलाई की सुबह ही ये हादसा हुआ था। प्राथमिक जांच में पता चला कि कार 20 वर्षीय यशवेंद्र चला रहा था और उसके साथ एक युवती सहयात्री के रूप में मौजूद थी। नांगल देवत ट्रैफिक सिग्नल के पास एक तीखा मोड़ लेते समय सड़क फिसलन भरी होने के कारण कार का नियंत्रण बिगड़ गया। इसके बाद वाहन सड़क से उतरकर नाले में जा गिरा और पलट गया। ये विलेज है नांगल देवत और ये जाती स्पाइनल हॉस्पिटल के पास में रिलेट है, सिग्नल बोलते हैं इसको, वसंत वैली स्कूल के पास। टर्निंग पॉइंट है का और रफ्तार तेज थी, क्या स्पीड हादसा हुआ? ये दोनों है। मॉर्निंग का टाइम था, 6 बजे ट्रैफिक यहाँ होता नहीं है, थोड़ा स्पीड भी हो सकता है, बच्चे थोड़ा स्पीड में हो, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, ना यहाँ इसको कुछ व्यवस्था इसको संभालने के लिए कोई डीडी का अधिकारी है। 2 बच्चे उनको बिल्कुल ठीक है, वे उनका वो फ्रेंड था, तो उन बच्चों को बहुत अफसोस है उसका और उनकी फैमिली को भी। और वो एक ही लड़का था जो एक्सपायर हुआ अपने फादर मदर का। तो बहुत हमें दुखित, जो हमारे लिए एक जीवन का कल जो है एक दुर्घटना हुई है। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी
प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह सड़क पर फिसलन और वाहन का संतुलन बिगड़ना माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके। तो फिलहाल आज के हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन पर अब फुल स्टॉप लग गया है। तो वहीं नए शिक्षा मंत्री यानी कि प्रहलाद जोशी को कार्यभार सौंप दिया गया है। तो वहीं हमने आपको अयोध्या में किस तरीके से अब दर्शन कर रहे हैं दर्शनार्थी, उस पर भी जानकारी दी और साथ ही साथ आपको स्तब्ध करने वाले इस अभियान की मौत के बारे में भी जानकारी दी। तो तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।